नदीम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम अमल को? जैसे हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि इसराइल नहीं चाह रहा है कि मुज़ाकरात हों, और जब भी मुज़ाकरात की बात हुई है इसराइल की जानिब से हमला कर दिया गया है ईरान के ऊपर। जैसे आपने भी जिक्र किया कि अभी भी इसराइल की जानिब से जारहियत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इस अमल को सबूताज़ किया जाए। क्या अब अमरीका जो है वो इस तमाम अमल में, जब फेस सेविंग का उसको मौका मिल रहा है, इसराइल को शामिल करेगा इस गुफ्तगू के अंदर? देखिए, असूली तौर पे तो इज़राइल को शामिल करना चाहिए बिकॉज़ लाइक इट और नॉट, इज़राइल इज़ अ पार्टी इंटो दिस वॉर। और बल्कि इज़राइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस जंग का। सो जब तक इज़राइल को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और इज़राइल भी उन गारंटीज़ में शामिल नहीं होगा, जो सीज़ फायर के लिए जो डिस्कस की जाएँगी और एग्री की जाएँगी, उस वक़्त तक ये सीज़ फायर प्रोलॉन्ग नहीं होगा और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरी रिजर्वेशन ये भी है, जिस तरह अभी आपके दूसरे मेहमान ने फरमाया कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अमेरिका का भी बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट यही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कई दफा ये बात की कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर जाना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद और 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के अंदर ईरान के ऊपर बड़ा ही सख्त किस्म के हमले किए गए। सो इस वक़्त सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि चलें, पाकिस्तान ने इनिशिएट तो कर दिया ये पीस प्रोसेस, लेकिन उसको अब गारंटी कौन करेगा? इज़राइल की गारंटी कौन देगा? क्या अमेरिका इज़राइल की गारंटी दे सकता है? आई डोंट थिंक। इसलिए कि अभी देख लीजिए कि अभी हम इस वक़्त बातचीत में, बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत में मसरूफ़ हैं, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान, और उसी वक़्त इज़राइल ने हमला कर दिया। सो इज़राइल की गारंटी कौन देगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, हू और हाउ? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। और जी। बड़ा ही फ्रेजाइल किस्म का ये जो प्रोसेस है, बड़ा ही सेंसिटिव प्रोसेस है। इस वक़्त ये जो पीस का ये चल रहा है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की है इज़राइल ने। और इज़राइल को किस तरह रोका जाएगा और कौन जी। रोकेगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। आई डोंट नो, समहाउ ये अमेरिका पूरा ये इस चीज़ पे कायल है। रिपब्लिकन्स भी अब बहुत सारे कायल हैं, डेमोक्रेट्स तो पहले भी कायल थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज अंडर ट्रमेंडस एंड हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइल। किस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी एक सोलो इंडिपेंडेंट अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जी। किस तरह अमन के इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नदीम साहब साथ ही रहेगा। अंस जिस तरह से नदीम साहब से गुफ्तगू हुई, और हमने देखा पहले भी इसराइल सबूताज़ कर चुका है अमन की कोशिशों को, मुज़ाकरात को। जब भी मुज़ाकरात की बात हुई, पहले भी कुछ नुकात पे मुत्तफ़िक हो गए थे। 15 पे वो मुत्तफ़िक थे, 10 पे ईरान मुत्तफ़िक था, और इसराइल ने दोबारा से हमला कर दिया। तो क्या इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए अब जो फाइनल टॉक चल रही है अमेरिका की पाकिस्तान के साथ, मुज़ाकरात की और जंग बंदी के अमल की, अमेरिका इस अमल के अंदर शामिल कर सकता है इसराइल को, या इसराइल सबूताज़ कर सकता है इस तमाम अमल को? मुझे नहीं लगता कि इज़राइल इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। जिन गारंटीज़ की बात हो रही है, उसमें वो गारंटीज़ इज़राइल को भी के लिए भी देनी पड़ेंगी, और अमेरिका को वो इज़राइल के बिहाफ़ पर वो गारंटीज़ देनी पड़ेंगी, और अमेरिका को इंश्योर करवाना होगा कि ये गारंटीज़ दी जाएँ, नहीं तो ये प्रोसेस होल्ड नहीं करेगा। ये एक एक्सरसाइज़ इन फ्यूटिलिटी होगी। और मेरे ख़्याल से जो डिप्लोमेसी का जो जो या सिफ़ारतकारी का जो बड़ा अंसर है, वो इसी बात के ऊपर फ़ोकस है कि इस पूरे मामले को होल्ड ऑफ करवा के जितना ज़्यादा टाइम बाय किया जा सके, ताकि एक कॉन्क्रीट जिसे कहते हैं फेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर या कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़, जब मैं 2 पार्टीज़ बोलता हूँ तो यूएस और इज़राइल, अमेरिका और इज़राइल, इसमें एक पार्टी है, एक फ़रीक है, और दूसरा फ़रीक इसमें जो है वो ईरान है। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस मामले को एडहेर करें, इस मामले के ऊपर अपनी राय जो है अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर कायम रहें। और यही वजह है कि ये मामला इतना जो तूलियत या तवील इसको उसने इख्तियार किया। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी मुआहिदा होगा, जिस तरह जिस फ्रेमवर्क के अंदर भी जाएगा, उसमें ये सारा मामला ये सारी चीज़ें और ये गारंटीज़ जो हैं, जो जो इज़राइली गारंटीज़ हैं,
वो भी अमेरिका को लेनी पड़ेंगी, नहीं तो उसके बगैर ये मुआहिदा, या अगर मुआहिदा होता है या कोई सीज़ फायर अरेंजमेंट बनता है, वो होल्ड नहीं कर पाएगा। जी। ठीक है अनस, साथ ही रहेगा मलिक नदीम आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब नदीम आबिद साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है इस तमाम सिनेरियो के अंदर, और जो जुर्रतमंदाना और फर्म स्टांस था, पाकिस्तान इस तमाम सिनेरियो के अंदर एक डिसाइसिव ग्लोबल प्लेयर बनता नजर आ रहा है आपको? भी बनता नजर क्या आ रहा है, बन गया है। पाकिस्तान की इतनी ओपन इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट के बाद तो पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस खत्ते के अंदर अगर पाकिस्तान ये अपना रोल प्ले ना करता तो अभी कम से कम अभी हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे कि हमने किसी चीज पे एग्री कर लिया है, या ईरान और अमेरिका ने किसी चीज पे एग्री कर लिया है। लेकिन कम से कम एक पहला स्टेप हमने उठाया जिसपे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने नेशनल टीवी पे जाके, फॉक्स टीवी पे जाके उसको अप्रिशिएट भी किया और उसको जी। कहा कि मैं ब्रीफिंग ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का रोल तो बहुत एक ट्रमेंडस रोल है। और मैंने अपनी होश में तो पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव रोल थर्ड पार्टी के तौर पे एज ए मीडिएटर मैंने पहले कभी नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि ये इट्स ए वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ दूसरा पहलू एक ये है कि पाकिस्तान ने अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे खेलते हुए न सिर्फ अपने आप को जंग से बचाया है, बिकॉज देखें ना पाकिस्तान का तो डिफेंस एग्रीमेंट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। तो असूली तौर पे तो जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने अटैक किया तो असूली तौर पे तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया का साथ देना चाहिए था। हमारा ब्रदरली कंट्री भी है, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने आप को उस जंग में इन्वॉल्व होने से बचाया बल्कि पॉजिटिव एंगेजमेंट भी की उस अंदाज से कि तमाम खित्ता पाकिस्तान की, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जोन जो है वो पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की। ठीक है, मलिक आबिद साथ ही रहेगा। अनस मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, अमरीकी इंतज़ामिया पेंटागन की जानिब से पाकिस्तान के बैक चैनल किरदार की भी जो तारीफ़ की गई है, उस हवाले को देखते हुए ताल्लुकात में किस हद तक बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमरीका के? देखिए, पाकिस्तान इसको जो है पुल ऑफ कर लेता है, तो ये किसी डिप्लोमैटिक कू से कम नहीं होगा। 55 साल पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन का रिप्रोचमा करवाया था, और 55 साल बाद, साढ़े 5 दहाइयों बाद अब ये मौका है, वापस आया है कि पाकिस्तान ने एक दोबारा सेंटर स्टेज ली है, और पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी को मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है, और जो डिप्लोमैटिक कार्ड्स हैं, उनको बिल्कुल ठीक से प्ले किया है। जहाँ तक आपने बात की कि इसका इम्पैक्ट बायलैटरल रिलेशनशिप पे किस तरह होगा, या दो तरफ़ा जो ताल्लुकात है उस पे किस तरह होगा, तो ऑफ कोर्स हमने एक बूम तो देखा है, और हम देखते आए हैं, जब साल और बारहा हम देखते आए, हिस्टोरिकली भी देखते आए, पाकिस्तान अमेरिका का एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान बैक इन द डे पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स की हैं। तो उस पर्सपेक्टिव या उस तनाजुर के अंदर अब अगर तो ये मुआहिदा पुल ऑफ हो जाता है, तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो एक, जिसे कहते हैं ना, नई जहद आ जाएगी। वो मायना खेज बाकायदा उन मायनों के अंदर जो है वो नई जहद आएगी, जिसमें हम इस रिलेशनशिप का, जिसको हमने अब इवॉल्व होते हुए देखा है, एक काउंटर टेररिज्म के लेंस से, एक सीटी के लेंस से, अब कॉपरेशन और इन्वेस्टमेंट के लेंस पर, अब वो जो इन्वेस्टमेंट और कॉपरेशन या बाहमी शराकत दारी का जो पोर्टफोलियो है, या जो स्पेक्ट्रम है, वो मज़ीद, उसका दायरा-ए-कार जो है वो मज़ीद वसी हो जाएगा, और उसकी ऑफ कोर्स उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस्लामाबाद ही होगा, क्योंकि इस्लामाबाद इस टाइम के ऊपर जो ड्राइविंग सीट इस्लामाबाद ने ली हुई है, उसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट, और उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, उस पोजीशनिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद के अमेरिका के साथ जो टाइज़ हैं या जो ताल्लुकात हैं, वो बाकायदा तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये हो जाता है तो इसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, स्ट्रेटेजिक रीसेट, ये वो चीज़ें हैं, जो ये वो बड़े-बड़े अल्फाज़ हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट, एक स्ट्रेटेजिक रीसेट जो है इस रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है। जी। ठीक है अनस, साथ ही रहेगा मलिक। नदीम आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम आबिद साहब, अब जबकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आप चूँकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं,
अमरीकी अवाम क्या सोच रही है इस तमाम सिनेरियो के अंदर? क्या अमरीकी अवाम भी चाहती है कि ये जंग जारी रहे, या वो भी जो है वो जंग से निकलना चाहते हैं? देखिए, ये पिछले, मेरा ख़्याल है पिछले 5, 7, 10 साल से ये बहुत बड़ा एक चेंज ग्रेजुअली आया है। और स्पेशली ये 3-4 साल में ये जो फ़लस्तीन की और इज़राइल की जंग हुई है, उसके बाद जो जो पब्लिक परसेप्शन है जंग के बारे में और अमेरिकन वॉर्स, फॉरेन वॉर्स के बारे में, कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब यहाँ के लोग तंग हैं इन अननेसेसरी जंगों से, और स्पेशली ये जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी लोग इन जंगों से तंग आ चुके हैं और बड़े ओपनली इन चीजों का इजहार कर चुके हैं। अभी इसी ईरान की जंग के दौरान भी पिछले 1 महीने में लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पे आए हैं और प्रोटेस्ट किया है। और मैं समझता हूं कि अमेरिका के लोग दो रीजन से इन जंगों से तंग हैं। एक तो यहाँ पे यूजुअली देखें, इतना बड़ा मुल्क है, 35 करोड़ का मुल्क है, अगर 2 डेड बॉडीज भी जंग से आती हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा उसको महसूस करते हैं, इसलिए भी तंग है। और फिर दूसरी बात है कि जंग के जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होते हैं लोकल इकोनॉमी पे, वो बहुत ही डेवस्टेटिंग होते हैं। हमारी जो इस वक्त यहाँ पे लोकल पेट्रोल की प्राइस, हम उसको गैस कहते हैं, गैस की प्राइसेस यहाँ पे तकरीबन ऑलरेडी भी 30 से 35% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ जो रिजर्व्स हैं उनको रिलीज करेंगे ताकि प्राइसेस नीचे हैं। प्राइसेस नीचे नहीं आई हैं, और सिर्फ गैस की प्राइसेस नहीं, यहाँ पे हर चीज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जबकि इनकम लोगों की उतनी है। और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लेवल भी है, जिसमें लोगों का इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से हर वक्त उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो अमेरिकन अवाम जंग के बहुत खिलाफ है, इसमें तो कोई सेकंड जो है ओपिनियन नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी मैं साथ आपके व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए शेयर करता चलूं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, जो कि कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन आज की सिचुएशन में ही हुए, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ट्रमेंडस किस्म का चेंज ना आया, तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि 75 टू 80% चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी जो है वो सेनेट और कांग्रेस का दोनों का कंट्रोल लूज कर देगी। और अगर ये कंट्रोल लूज कर दिया तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये चीज बड़ी क्लियरली वाज़े तौर पे उनको मालूम है कि उनको न सिर्फ इम्पीच कर दिया जाएगा, बल्कि कुछ लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, कि इनको अरेस्ट करके इनको इनके ऊपर बगावत का मुकदमा भी चलाया जाएगा, चूंकि इन्होंने वॉर्स दर वॉर्स की हैं और बगैर कांग्रेस की अथॉरिटी के। क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जंग शुरू करने का अख्तियार नहीं है, जंग डिक्लेयर करने का अख्तियार यूएस कांग्रेस को है। और ये कांग्रेस में जाए बगैर खुद जंग करते हैं, तबाह बर्बादी करते हैं दूसरे ममालिक में, सोवरेन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स को किडनैप करके अमेरिका ले आते हैं। लोग इस चीज के लिए बड़े तंग हैं। और अगर नवंबर के इलेक्शन आज की सिनेरियो में, आज की सिचुएशन में होते हैं, तो ये अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा इंशाल्लाह।